अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जी वैसे तो हर वक्त ही लड़ाई झगड़ा रहता है। जब से पाकिस्तान बना है 36 का आंकड़ा जो है चलता चला जा रहा है। एक बार फिर जो है वो पानी को लेकर तरह तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो हमारे लोग, हमारे कई पॉलिटिशियन जो है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वो सद्दिक मलिक और कौन कौन, कोई कहता है जी भारत के हम हाथ काट देंगे, कोई कहता है भारत का डैम उड़ा देंगे, कोई कहता है भारत में खून की नदियां बह जाएंगी, भारत के साथ जंग हो जाएगी। ऐसा भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जी अगर किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा, मतलब सब लोग आंखें साफ करके ही हमें देखा करें। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे भी मैली आंख अच्छी नहीं होती। तो बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका भी यही कहना है कि जी हम जंग छेड़ देंगे और अगर पानी रोका गया या पानी की कमी हुई तो हम जंग में चले जाएंगे। अगर भारत ने डैम बनाया तो उस डैम को हम उड़ा देंगे। जी हाँ, मतलब ऐसे वाला नहीं उड़ा देंगे, मतलब वो हम मिसाइल विजाइल मार के उड़ा देंगे। आप लोग भी ना पता नहीं क्या बताओ और क्या समझ आती है। लेकिन खैर उनका कहना है कि जी हम फिर मिसाइल से जो है उनके डैम उड़ा देंगे, मतलब हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम अपनी कंट्री में डैम नहीं बनाएंगे। जी हाँ, हम अपनी कंट्री में डैम बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चाहे उसके लिए इमरान खान के जमाने में साकिब निसार साहब, जो कि चीफ जस्टिस रह चुके, उन्होंने भी एक टेलीथॉन किया था और उसके बाद बिलियन ऑफ रुपीज जो है वो पाकिस्तानियों ने डोनेट किया था। वो पैसा लेकर साकिब निसार साहब ने हाथ झाड़े और उसके बाद वो चले गए कनाडा। अब वो कनाडा में यहाँ वहां घूमते फिरते दिखाई देते हैं, वरना उन्होंने तो कहा था कि जी मैं डैम बनाऊंगा, बल्कि जहां डैम बन रहा होगा वहां पे तो मैं चेड़ लेके बैठ जाऊंगा और मैं तो हिलूंगा नहीं वहां से जब तक डैम कंप्लीट नहीं हो जाता। लेकिन खैर उसके बाद वो नजर नहीं आए। खैर डैम बनाना तो दूर की बात, उसके बाद वो हमें ऐसे भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन खैर पाकिस्तान ने एक सेमिनार करवाया और कहा यह गया कि जी ये सेमिनार जो है ये वाटर शॉर्टेज के ऊपर है। ये जो पाकिस्तान में और हर जगह पे जो पानी की कमी है उसके बारे में जी सेमिनार है और बड़ा इंटरनेशनल सेमिनार है, सारी दुनिया इस तरफ देख रही है। लेकिन वहां पे जिन लोगों को रखा गया उनको थोड़ा सा अगर सिखा पढ़ा लेते तो अच्छा था। वैसे तो खैर अब लोग आज कई हमारे ऐसे भी जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन है जो आके कह रहे हैं कि जी हो जाता है जी, कभी कभी जो है वो इस तरह की गलती हो जाती है। जी बिल्कुल हो जाती है, लेकिन अगर यही गलती उन लोगों से हुई होती है जिनको मेडल वेडल नहीं मिले हैं तो फिर तो आप लोगों ने धमी मचा देना था। लेकिन इस वक्त वो मेडल वाले जो मीडिया है हमारा, वो बड़ी तेजी के साथ काम कर रहा है और जो गवर्नमेंट के ब्लंडर्स हैं उनपे जी वो मट्टी पाव डालने की कोशिश की जा रही है। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बैनुल-अक़वामी माहिरीन शिरकत कर रहे हैं, जिनमें आबी माहिरीन भी शामिल हैं और कानूनी माहिरीन भी शामिल हैं। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसका इनाकाद इस्लामाबाद में किया गया है। इस वक्त मैं जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ। इसका मकसद है आबी आगाही क्रिएट करना। इस जी ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर स्वीटी नहीं है। और बहरहाल हमारे कई मीडिया के जो साथी हैं वो इनको डिफेंड करते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो बहरहाल हमारे लोगों का ये भी ख्याल है। एक जमाने में जो है वो ये भी कहा जा रहा था कि जी चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या कोई हो, कि जी हम तो खून की नदियां बहा देंगे अगर भारत ने हमारा पानी बंद किया। उसी के साथ साथ जी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक जमाने में ये स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ, पाकिस्तान को कोई डैमेज हुआ तो जी हम आधी दुनिया को लेके डूब जाएंगे। अब आधी दुनिया को लेके कैसे डूब जाएंगे, ये भी कई लोगों ने हमसे पूछा। तो मेरा ख्याल है कि हमने पाकिस्तान ने इतना कर्जा ले रखा है पूरी दुनिया से कि अगर हमें कुछ हुआ तो आधी दुनिया को अपने आप ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो शायद इस वजह से हमें ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनका कहना है अगर मुझे अचानक कुछ हो गया तो मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा। है ऐसा क्या हो जाएगा? मतलब मुझे समझ नहीं आई आसिफ अली जरदारी साहब ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है कि अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा। वैसे पाकिस्तान इस वक्त भी अंधेरों में ही डूबा हुआ है। आसिफ अली जरदारी साहब, आपको शायद पता नहीं लगा, आप तो वैसे खैरियत से हैं, लेकिन अच्छी बात है और आई विश कि आप खैरियत से ही रहें। लेकिन आपके होते हुए भी सर आधा मुल्क जो है आधे टाइम अंधेरों में डूबा रहता है, इसलिए कि जो टिका के लोड शेडिंग की जा रही है इस गर्मी के मौसम में, जहां पे लोगों की चीखें निकल गई हैं, वहां पे जिस तरह से आधा दिन लाइट नहीं होती है, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे कोई मुल्क का हिस्सा हो, वहां पे जिस तरह से लोड शेडिंग की जा रही है, वो तो मेरे ख्याल है अब तक खबर पहुंची गई होगी। अगर नहीं पहुंची तो मेरे ख्याल है किसी से पूछ लीजिए। इसलिए कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट हो या दूसरे लोग, ये इतने मजे में रहते हैं, इनकी लाइफ ऐसी होती है कि इनको कुछ पता ही नहीं लगता कि बाहर क्या हो रहा है। लाइट चली गई, लाइट है, कोई चाहे स्कूल के बच्चों के सर के ऊपर छत गिर जाए, चाहे कुछ हो जाए, ना कोई खबर नहीं होती। एक दिन पहले
लाहौर में ही स्कूल के बच्चों के सर के ऊपर जो है छत गिर गई। जी हाँ, और उसमें कई बच्चों की जानें गई। तकरीबन 14-15 के करीब बच्चे जो थे वो मौके पर ही उनकी जानें चली गई और बाकी बच्चे जख्मी थे। तकरीबन 20 के करीब बच्चे वहां पर मौजूद थे और जी वो कमजोर सी छत जो है वो गिर गई। और उसके बाद क्या हुआ जी, अभी आज की ही खबर है कि उसी लाहौर में एक बार फिर दूसरे किसी स्कूल की छत गिर गई है और उसमें भी कई बच्चे जो हैं वो उस मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट को जी कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे हैं हाँ जी हम तो जहाज खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी हम तो ईरान और अमेरिका में बात करा रहे हैं, और इसी तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। फिलहाल तो जी ये दौड़ लगी हुई है कि जी अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगली बार मरियम नवाज को आना है या बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी आ जाएगी। वैसे तो अभी ये लोग कुछ ना कुछ कश्मीर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उस तरफ भी फोकस कर रहे हैं। हालांकि वो कहना चाहिए कि एक तरह से इनके हाथों से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कश्मीर, लेकिन फिर भी कश्मीर इलेक्शंस जो है इस वक्त बहुत जोर शोर से देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान में हमेशा से ही मिलिट्री का रूल रहा है। अमेरिका ने भी हमेशा से पाकिस्तान में जो है वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जो कि मिलिट्री के पसंदीदा थे, या कह लीजिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ही गवर्नमेंट में लाया गया या गवर्नमेंट बनाने के लिए कहा गया या उनका कंट्रोल रहा। इस वक्त भी कई लोग हमसे पूछते हैं, भारत से भी पूछा जाता है कि अगर पाकिस्तान से बातचीत हो, अगर पाकिस्तान से डायलॉग हो तो किससे बात करें भाई, क्या प्राइम मिनिस्टर से बात करें या आपके आर्मी चीफ से या फील्ड मार्शल से बात की जाए? तो मैं तो यही कहती हूँ कि भाई बात तो प्राइम मिनिस्टर से करनी होगी। ये और बात है कि प्राइम मिनिस्टर जाकर जो है वो आगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ही पूछेंगे कि आप बता दीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है और क्या किया जाए। तो जाहिर है पाकिस्तान में हमेशा से एक कंट्रोल जो है वो मिलिट्री का रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिविलियन गवर्नमेंट को अपने आप में काफी मजबूत होना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए हमारे उन लोगों का जो इस चीज को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। और अगर भारत में अगर ऐसा नहीं होता, यानी भारत की जो फौज है वो अगर सिविलियन गवर्नमेंट के बीच में आकर इंटरफेयर नहीं करती, ना किसी को हटाती है, ना गिराती है, ना लटकाती है, ना मारती है, ना जेल में भेजती है, ये बात हमारे कुछ लोगों को हजम नहीं होती। लेकिन खैर एक वीडियो देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त एक ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके ऊपर सारी दुनिया सोच रही है, देख रही है साउथ एशिया के हवाले से, और वो है कि जनाब भारत के अंदर नए आर्मी चीफ जो हैं वो अपॉइंट हो गए हैं। दैट्स अ बिग डेवलपमेंट। एट द एंड ऑफ द डे हुएवर इंडियन आर्मी चीफ इज़, उनकी से तो होती है थोड़ी बहुत सिस्टम के अंदर, आल्दो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी डिसीजंस हैं वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और वो उनको कहा जाता है कि भाई जो हम कहते हैं वो करें। मेरी ज़ाती राय तो ये है, इससे नुकसान ये होता है इंडियन अवाम को या गवर्नमेंट को या लोगों को कि वो जो एक फ़ौज बोल्ड फैसले समटाइम लेना चाहती है वो नहीं ले पा रही होती है, और वो टोटली डिपेंडेंट होती है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। पाकिस्तान भी जो है आर्मी जो है वो भी पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछती है, उनसे पूछ के चलती है और डिसीजन लेती है। अगले दिन आप पाकिस्तान की फौज कब सिविलियन गवर्नमेंट से पूछती है, कब उनकी परमिशन लेती है, या किसी किस्म का भी डिसीजन लेने से पहले कब सिविलियन गवर्नमेंट से पूछा जाता है या इस काबिल समझा जाता है कि सिविलियन गवर्नमेंट से पूछ लिया जाए? ना तो उनके अंडर होती है और ना ही उनसे कुछ पूछ सकती है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत में क्योंकि ये सिस्टम नहीं है पाकिस्तान वाला, तो इस वजह से ना तो उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो जेल में डाले जाते हैं, ना ही लटकाए जाते हैं, ना ही मारे जाते हैं, ना ही मुल्क से भगाए जाते हैं, और ना ही वक्त से पहले उनकी गवर्नमेंट गिराई जाती है। उनके यहाँ जी वोटिंग का सिलसिला है और वोट के लिए जो है अगर वो वोट डालते हैं लोग तो उस वोट से ही गवर्नमेंट बनती है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का आना जाना जो है वो पब्लिक डिमांड पे या पब्लिक वोट पर ही होता है। अब अगर चीमा साहब को ये लग रहा है कि जी ये तो बड़ा गलत सिस्टम है, पाकिस्तान जैसे ही होना चाहिए, मतलब जब मर्जी आप जुल्फिकार अली भुट्टो को जेल में डाल दीजिए, उसके बाद फांसी लगा दीजिए, 50 साल के बाद कहिए कि भाई वो तो गलत फैसला था, भुट्टो साहब को तो फांसी नहीं होनी चाहिए थी, ये तो बिल्कुल ही गलत फैसला हो गया। इसी तरीके से आप बेनजीर भुट्टो को जेल में डाल दें, नवाज शरीफ को डाल दें, शहबाज शरीफ को डाल दें, इमरान खान को जेल में डाल दें, इमरान खान को आप हॉस्पिटल भी ना जाने दें कि उनका आई चेक हो सके, और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद अगर आप ईरान और अमेरिका या किसी तरह के भी इस काम में पड़ते हैं कि जी आप क्या
पीस टॉक हो रही है या कुछ, तो उसका सारा क्रेडिट आप सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ को दें और कहेंगे नहीं जी बस यही है जो कुछ भी है, हम तो जी कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग है, क्या फैसले ले सकती है, क्या कर सकती है, तो आप जानते ही हैं। और अब जो नए नए कानून लेकर आए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि किसी को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, किसी को कभी भी बिना एफआईआर के अरेस्ट किया जा सकता है, उनके बैंक अकाउंट्स में से पैसे निकाले जा सकते हैं, उनका सोशल मीडिया बंद किया जा सकता है, उनको छितर जूते जो भी कहिए वो मारे जा सकते हैं और वो बेचारे उफ भी नहीं कर सकते और वो चैलेंज भी नहीं कर सकते। इस तरह के जो कानून लाए जा रहे हैं, हार्ड स्टेट बनाने की बात की जा रही है, तो हार्ड स्टेट बना नहीं रहे, हार्ड स्टेट बना चुके हैं। तो यहाँ पर से ये बात करना, वो भी अमेरिका जैसी जगह बैठकर आराम से जी कॉफी शॉफी पीते हुए सैंडविच वैंडविच खाते हुए, चीमा साहब को तो यहाँ की जाहिर है कि सिस्टम अच्छा ही लगेगा कि जी जिसमें हर चीज में फौज से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए कि मेडल ऐसे ही तो नहीं मिल जाता ना, मेडल मिलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको। लेकिन बहरहाल ये मैं तो उनकी अपना खैर पॉइंट ऑफ व्यू है चीमा साहब का, और हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो फौज है उसको फौज का ही काम करना चाहिए और उसके अलावा कहीं इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। जितने सिविलियन इदारों में फौजी लगे हुए हैं वहां नहीं होने चाहिए, वहां सिविलियंस ही होने चाहिए। इन लोगों को अपने लिए जो ये कह लेते हैं कि जी कभी किसी कंट्री के एम्बेसडर बन जाते हैं, कभी कहीं के एम्बेसडर बन जाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और जो जगह जगह चाहे वो पीआईए हो या दूसरे इदारे हो, वहां के जो चेयरमैनशिप इनको दी जाती है रिटायर्ड फौजियों को, ये भी नहीं होना चाहिए। अब बस कर दें, मतलब जैसे कहते हैं ना लोगों को तरानों पे लगाकर खुद खजानों पर लग गए, ये बात जो है ये अब सबकी समझ में आ चुकी है जी। तो इनसे मिलिए जी, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगे हैं पीआईए के। जी हाँ, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीआईए इनको लगा दिया गया है, यानी कि जैसा मैंने कहा था कि सिविलियन इदारों में लगे हैं। पीआईए जो है एक सिविलियन इदारा जाहिर है कि एयरलाइन पाकिस्तान की, और उसमें जी इनको डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है चेयरमैन लगा दिया गया है। नहीं, जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनके ऊपर एक चेयरमैन और होगा, और वो होंगे ये लाखों की तनख्वाह होगी। और उसके बाद कहा यह जाएगा कि जी हम तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में किसी किस्म का इंटरफेयर करते ही नहीं है, हम तो जी बिल्कुल आराम से काम करते हैं, हम तो बस अपने काम से काम रखते हैं, हमें सियासत में घसीटा ना जाए। तो भाई सियासत में आपको घसीट कौन रहा है? आप तो खुद ही सियासत में जो है चले आते हैं और उसके बाद कहा यह जाता है कि नहीं जी हमें कुछ ना कहा जाए, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी साहब हो, या कोई भी दूसरे पॉलिटिशियन। ये लोग खुद ही इतने कमजोर होते हैं अपने आप में कि ये पहले फौज को खुद ही पकड़ पकड़ के ले आते हैं और उसके बाद जब छितर पड़ते हैं तो फिर इनकी समझ में नहीं आता कि अब करें तो क्या करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चले, वैसे तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में आम बहुत अच्छे होते हैं। तो जी हाँ, तो एक बार पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 34 टन ऑफ मैंगोज जो है उस 76 कंट्रीज को गिफ्ट किए। अब पता नहीं इसमें इंडिया है या नहीं, वैसे मेरा ख्याल इंडिया नहीं होगा, हालांकि मैं तो कह रही थी थोड़े आम अगर मोदी जी को भी भेज दें तो शायद मोदी जी का आम खाने के बाद जो है, पाकिस्तानी आम बहुत अच्छे होते हैं, तो हो सकता है कि आम खाने के बाद मोदी जी का थोड़ा मूड बदल जाए और वो जो हर रोज हमारे पर भुखड़े रहते हैं ना, मतलब गुस्सा होते रहते हैं, हो सकता है कि गुस्सा कुछ आम खाने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। पानी वानी रोकने की जो बात कर रहे हैं तो शायद वो भी ना होती। लेकिन पाकिस्तान को इतनी अकल कहाँ है, इनको चाहिए था कि सबसे पहले कुछ आम की पेटियां जो है वो तो, या बॉक्सेस जो है आम के, वो फौरन नहीं जो है वो मोदी जी को भेज देते। लेकिन मोदी जी वो बॉक्सेस नहीं लेते, मुझे पता है क्यों। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के साथ उनको कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कि आप लोगों को याद होगा जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक हमारे यहाँ जो एक डिक्टेटर रहा है, मैंने सुना था कि वो आम ही लेके जा रहे थे कहीं और उसके बाद उनका जहाज जो था वो फट गया था। तो हमारे यहाँ तो अगर किसी को आम दें तो लोग डर ही जाते हैं। मुझे भी 1-2 साल पहले मेरे एक दोस्त ने जो है वो कुछ 2-3 बॉक्सेस भेजे थे आम के, और मैंने उसका फोटो जो है वो जब सोशल मीडिया पे शेयर किया तो बहुत से मेरे इंडियन दोस्त कहने लगे अरे भाई देखकर खोलना, ऐसा ना हो अंदर से कोई और ही चीज बरामद हो। तो बहरहाल इस तरह की भी चीजें जो है, इस तरह की भी बातें जो है वो हमारे यहाँ होती रहती है, मतलब उससे भी ख्याल करना चाहिए। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सिर्फ आम ही भेजे होंगे, और मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए भी 1-2 बॉक्सेस भेज देने चाहिए था। हो सकता है थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाता ना, थोड़ी सी मतलब आम खा के थोड़ी शांत होके बैठते। अभी तो बहुत नाराज है हमसे। लेकिन खैर
आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो एक फैमिली जिसके ऊपर फायरिंग की गई थी और कहा यह गया कि जी उनके एक हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई थी और बच्चे जो हैं वो और वाइफ जो हैं वो जख्मी थे, उनके लिए जी कहा गया बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि जी उनको गवर्नमेंट जो है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देगी या पूरा एजुकेशन जो सिस्टम है उनका, बच्चों का जो एजुकेशन के लिए जितना खर्चा होगा वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट उठाएगी और उनकी जो वाइफ है जो जख्मी है उनके ट्रीटमेंट के लिए भी पैसे देंगे। तो चले, ये तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि जो गाड़ी के ऊपर फायरिंग है वो बीएलए ने की है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि बीएलए के लोग इस तरह से फायरिंग नहीं करते, बीएलए के लोग इस तरह से फैमिलीज पे अटैक नहीं करते, ये भी कहा जा रहा है। और कहा यही जा रहा है कि ये एफसी के लोग थे, यानी कि गवर्नमेंट के ही लोग थे, हमारी ही फोर्सेस के लोग थे जिन्होंने इसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जिससे कि ये साहब जो है इनकी जान चली गई और इनकी वाइफ और बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए। और अब कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो खैर बार बार कहा गया कि जी ये बीएलए ने कर दिया, ये देखो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये फायरिंग बीएलए की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने नहीं की। और कई लोग जो बलूचिस्तान के हैं और बलूचिस्तान के हालात को जानते हैं, वहां की चीजों को पहचानते हैं, उनका कहना यह है कि ये फायरिंग जो है वो एफसी के लोगों ने की है, ना कि बीएलए के लोगों ने किया। अब ये बात जो है यकीनन बलूचिस्तान के सरफराज बुख्ती साहब जिनका फोटो दिखाई दे रहा है इनको बहुत बुरा लगेगा कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, लेकिन जाहिर है कि आपने जो हाल करके रखा है बलूचिस्तान का उसमें कुछ भी पॉसिबल है और कुछ भी दिखाई दे रहा है। यही हाल जो है वो इस वक्त कश्मीर का है, कश्मीर से लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर रखा है, जो उनके मेन लीडर्स हैं उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। वहां पर लोगों को बिल्कुल बात नहीं करने दी जा रही है, वहां पे लोगों के लिए जो खाने पीने का सामान और मेडिसिन है वो तक रोक ली है। और ये एक तरीके से गन पॉइंट पे जो इलेक्शंस कराने की तैयारी गवर्नमेंट कर रही है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इस बार मैदान मार लेंगे, और वो हर बार यही कह रहे हैं कि जी इस बार जो है वो कश्मीरियों के अलावा हर किसी की गवर्नमेंट बनाई जा रही है, कश्मीर में कश्मीरियों के अलावा हर किसी की राय पूछी जा रही है। और इस वक्त बिलावल साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी कोशिश है कि वो कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो गेन कर लें। यहाँ तक कि जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के जनाजे के लिए भी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो दोनों ही जाएंगे। इससे साफ लग यही रहा है कि इस वक्त की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त बिलावल साहब को सपोर्ट कर रही है। और जो गवर्नमेंट का इस वक्त हाल है, जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है और लग ऐसा रहा है कि बैक पैक होना शुरू हो गए। अब खैर ये तो जब आए थे पहले दिन से ही शहबाज शरीफ साहब का लगता था कि बैक पैक होने वाले हैं और ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे, लेकिन खैर शहबाज शरीफ साहब की जो एक वो चेरी ब्लॉसम वाली आदत इमरान खान कहा करते थे और हम लोग हंसा करते थे कि खान साहब कुछ भी कहते हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो बात किसी हद तक सही साबित हो रही है और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन अगली बारी जो है वो जरदारी साहब के जो बेटे हैं बिलावल साहब, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से उनके फेवर में चली जाए। बहरहाल जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं आपके लिए अपडेट्स लाती रहूंगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आई विश के साल के जितने मंथ्स रह गए, 6 मंथ्स रह गए, वो कुछ बेहतर हो। थैंक यू।